अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात करेंगे और बड़ी रेलेवेंट शख्सियत इन मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे। एक तो जो आप कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया, 3 जो चीनी असातिज़ा की उसमें जाँ बहक वो हुए, जो दहशतगर्दी का वाक़या था, इस हवाले से हम जानेंगे कि इससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से इसका क्या असर हो सकता है। मेनली हम इस पर भी बात करेंगे कि एक तरफ बैरूनी साजिश जिसको हम काफ़ी अरसे से एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, PTI इसके बारे में बहुत बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आके फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि इदारों से अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। क्या ऐसा ही है? फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एक जो फवाद साहब ने एक और बात कर दी कल परसों, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, इनके पास ये मैंडेट नहीं कि ये आर्मी चीफ की तैनाती करें, तो अभी तो बड़ा वक्त है इस तैनाती में, अभी से इन ख्यालात का इजहार क्यों कर लिया गया। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और शेख रशीद साहब ने आज एक बयान दिया कल, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि 29 मई को वो बड़े कहते हैं कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस और वसूख से और ख़बर की बुनियाद पे बात कहता हूँ कि अगले महीने के आखिर में इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये मौक़िफ़ क्या PTI का भी है और किन बेसिस के ऊपर इस वक्त वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इन इशूज़ पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ मैं शाह साहब इससे करना चाहूँगी कि हम जैसा मैंने जिक्र किया कि हम काफ़ी दिन से इसी के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश थी, क्या टाइम लाइन थी मामलात की, क्या इस साइफर की अहमियत है, क्या नहीं है। लेकिन फवाद साहब इससे बिल्कुल मुतज़ाद बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे फ़ौज से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? जी नहीं, पार्टी की लाइन बड़ी वाज़ेह है और पार्टी की लाइन आपके इल्म में है और हम बारहा दोहरा चुके हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई। हम समझते हैं कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। ये एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट की मुख्तलिफ वजूहात हैं और उसमें अंदरूनी बैरूनी बहुत से ताने बाने जुड़ते हैं और ये तब्दीली लाई गई। वो लोग जो हमारे हलीफ थे, वो जो इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको 3.5 साल, 3.25 साल उनकी मुखालफत में हमारे हलीफ रहे। रातों रात क्या नजरियाती लगाव पैदा हुआ कि उन्होंने अपनी सफ बंदी तब्दील की और वो हमारी सफ़ों से उठकर उन सफ़ों में जम हो गए। अब ये ऐसे नहीं हुआ, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये एक इसके पीछे भी कोई एफर्ट हुआ है और ये एक अरेंजमेंट है। हमारे ख्याल में ये अरेंजमेंट अननेचुरल है, देर पार नहीं है, क्योंकि उनमें कोई नजरियाती लगाव नहीं है, कोई रब्त नहीं है और ये दिल से एक दूसरे से साफ नहीं है। पीपल्स पार्टी दिल से MQM को भा नहीं सकती, MQM पीपल्स पार्टी को माफ कर नहीं सकती। वक्ती तौर पर हलीफ हैं, उनका अपना MQM का कराची का वोटर इससे नाला है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं कर सकती, चाहे मिसाके जमहूरियत 2 की बात करें। ये पहले भी मिसाके जमहूरियत करके एक दूसरे से धोखा इन्हें किया, आइंदा भी करेंगे। एक दूसरे का पेट चाक करते करते आज हलीफ बन गए। आज जी शाह साहब, अगर अरेंजमेंट हुआ तो किसने करवाया ये? आप कितने मासूम है? नहीं, आई थिंक यू नो बेटर देन दैट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली अगर अमेरिका ने मुदाखलत या साजिश की है तो ये उन्होंने ही करवाया कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन थी उस वक्त वो सर जोड़ कर बैठी? अर्जी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं फरमा रही, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलानिया है और वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है और एक बहुत पाए के सियासतदान और कानूनदान एतजाज एहसन जैसे तजर्बाकार सियासतदान कह रहे हैं कि मदाखलत बाद में होती है, साजिश पहले होती है। साजिश से माहौल बनाया जाता है और मदाखलत से अमली जामा पहनाया जाता है। शाह साहब, मैं एतजाज साहब भी बड़े काबिले एहतराम हमारे लिए, लेकिन आप बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा और जो आपका इस हवाले से एक्सपीरियंस है, मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दूंगी इस मामले पे। आपकी नज़र में ये मुदाखलत थी या साजिश थी? ये दोनों के ताने बाने जुड़े हुए हैं।
अच्छा शाह साहब, एक और सवाल भी उठ रहा है। ये हिना रब्बानी खर ने भी ये बाकायदा तौर पे सवाल उठाया और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, तो फॉरेन ऑफिस ने एक बार फिर आकर इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा हम एक बार फिर आके कहते हैं कि जो अभी दूसरी मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें साजिश की बात नहीं की गई है। 7 मार्च को ये मीटिंग होती है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं सर कि 7 मार्च को मीटिंग हुई, केबल 8 मार्च को रिसीव हो चुका था, उसमें डिमाश रिकमेंड किया गया था सफ़ीर जो है उनकी तरफ से, लेकिन महीने के आखिर तक 27 तारीख को इमरान खान साहब ने खत लहराया, तब तक किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। क्या ये मामला रेज किया गया बीच में अमेरिका से? जो मुतल्लिका हजरात हैं उनके इल्म में था, जो मैटर करते हैं उनके इल्म में था। आपने फरमाया कि अमेरिका से रेज किया गया, बिल्कुल रेज किया गया। जब OIC का इजलास था, वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग थी, आपका भला हो 22 और 23 मार्च को, और अंडर सेक्रेटरी जो तशरीफ लाई थी अमेरिका से दफ्तर ख़ारजा में, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे टेकअप किया था और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मरासला है और जो गुफ्तगू है जो डोनाल्ड लू ने फरमाई है, ये किसी ज़ाब्ते से काबिल कबूल नहीं है। सो द मैटर वॉज टेकन अप। लेकिन अंडर सेक्रेटरी के साथ OIC के मौके पर शाह साहब ये सवाल उठाना तो एक तरफ है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग उससे पहले क्यों नहीं बुला ली गई? क्योंकि ये इतना बड़ा बयानिया है PTI का इससे जुड़ा हुआ खान साहब का, क्योंकि हुकूमत को भेज दिया गया। जी जी देखिए, मैं करता हूँ, वो भी एक हिकमत अमली का हिस्सा था कि इस वक्त मुल्क में एक इजलास हो रहा था जिसमें कि हमने दावतनामे जारी कर दिए गए थे, बाहर से मेहमान आ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि एक अहम इजलास जो अरसा दराज के बाद पाकिस्तान को ये इज्जत मिलने जा रही है उसमें कोई खलल पैदा हो। चुनांचे ये फैसला हुआ कि अभी नहीं, OIC के बाद हम इसको टेकअप करेंगे और OIC के बाद इसको टेकअप किया गया। ठीक है शाह साहब, क्योंकि अब ये जो बात है इसको इमरान खान साहब और आपकी जमात जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है वो तो आम आवाम के सामने यही रखा जा रहा है। खान साहब ने इसका ख़त भी लहराया, ऐसा लगा कि ओरिजिनली वही ख़त उनके हाथ में है जिसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब को किसी की तरफ से धमकी दी गई है। और कारकुन भी बड़ा मोटिवेटेड है इस बात के ऊपर, और वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को और इस सिस्टम को और इदारों को इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। सर जी, मैं ये जानना चाहूँगी। जी जी, आप ज़रूर कीजिए। मेरी वजाहत ये मोहतरमा कि कारकुन हमारा सिर्फ मुतमईन नहीं है, आम पाकिस्तान का शहरी जो है वो हमारे से इत्तफाक कर चुका है। और अगर आपको कुछ शक व शुबा है तो आप परेड ग्राउंड में तशरीफ लाती, आप पेशावर आती, कराची और लाहौर मुलाहिजा करती तो आपको अंदाजा होता। और आपके इल्म में है जो बैरून मुल्क हो रहा है वो पाकिस्तानी जिसको यहाँ की सियासत से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, उनके कोई इस किस्म के डायरेक्ट मफादात या हुकूमत में आना या बेंचेस तब्दील करना उनका मतम नजर नहीं है। वो सब जो एहतजाज कर रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा जो लगा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस, जर्मनी में है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोचने की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम तहरीक इंसाफ का वोटर कारकुन नहीं, पाकिस्तानी कौम की वाज़े अक्सरियत इस बयानिए को कबूल कर चुकी है। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत शाहिदा रब्बानी वज़ीर मुमलिकत खारजा कह रही हैं उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ शक शुबा है तो इस पे एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, इस पे एक लोगों से एक रेफरेंडम करवा ले कि हमारे मौक़िफ़ की लोग तायद करते हैं या इनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। शाह साहब, क्योंकि मामला सिर्फ मौक़िफ़ की तायद का नहीं है, इमरान खान साहब का जो वर्ड है वो उनके चाहने वाले मिनोअन तस्लीम करते हैं जो भी वो बात कहते हैं, लेकिन इसी की बुनियादों के ऊपर जितनी भी हमारी सियासी बाकी की क़यादत थी या वो रहनुमा जो मुनहरिफ हुए उन सबको गद्दार भी कहा जा रहा है। इसलिए हमारे लिए अहम इशू हो जाता है कि इसके ऊपर हम तफसीली तौर पर बात करें और इसीलिए हम कर भी रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, ये भी एक आर्गूमेंट पेश की जा रही है कि बाकायदा तौर पर साजिश कर देने में और नापसंद करने में भी फ़र्क होता है। जैसे कई दफ़ा ये कहा जा सकता है कि भारत से अगर रेस किया जाए डिप्लोमेटिकली या उन एक लंच के साइडलाइंस पे मिलते हुए उनके सफ़ीर से ये बात रेस की जाए कि मोदी के जब तक हुकूमत में है भारत में फॉर एग्जांपल, तो तब तक उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात, इससे मुराद ये तो नहीं। आपकी बात देखिए, बात समझ गया। बात सिर्फ ये है ना कि अगर आप सिर्फ एक साइफर को सामने रख के बात करें तो मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगा,
लेकिन आप पूरा उसका जो पस मंजर है उसको सामने रखिए ना, जो मुलाकातें होती हैं, जो सफारतकारों की एक्टिविटी है, जिन लोगों को बुलाया जाता है, राब्ता किनसे किया जाता है? राब्ता मुझसे नहीं किया जाता, राब्ता किसी और से नहीं किया जाता, राब्ता उनसे किया जाता है जो उनकी दानिश में, उनकी इतला के मुताबिक जो पार्टी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाला है या नाराज हैं, उनको इंगेज किया जाता है, उनको माइल किया जाता है, डिसिडेंट्स को शामिल किया जाता है, एलायंस से राब्ता किया जाता है, जहां उनके वो समझते हैं कि माहौल को साजगार बनाना है और नंबर्स गेम को सामने रखते हुए लोगों को अप्रोच किया जाता है। पैसा लगता है, जमीन फरोशी होती है, सिंध हाउस के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और अपना आवारी होटल लाहौर खुल जाता है, यहाँ इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है और खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं ये सब कुछ हुआ। आप लोगों का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि हम ये पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन राब्ते होते रहे अमरीकी डिप्लोमैट्स के साथ, ये किस तरह इस्टेब्लिश कर देता है कि यही सारे लोग उनके आलाकार यहाँ पर बन रहे थे? सवाल ये है, राब्ता आप देखिए, आप कोई फॉरेन रिलेशंस कमेटी का मेंबर है, उससे कोई सफारतकार राब्ता करे, मुझे बात समझ आती है। जो कोई फॉरेन पॉलिसी पर जमात के नुक्ता नजर को प्रेजेंट करता है, समझता है या समझाना चाहता है, उससे राब्ता किया जाए तो हमें राजा रियाज साहब से राब्ता करना, नूर आजम खान से राब्ता करना, उनका कोई न 3 में न 13 में उनसे राब्ते किए जाते हैं। सहाफियों पे भी सवाल उठा दिया शाह साहब, खान साहब से राब्ता करना और सहाफियों से मिलने में क्या बुराई? आप समझते हैं कि सहाफी भी आलाकार बने उनसे जो मिलते रहे उन दिनों में? मैं किसी पर बिला वजह तोहमत नहीं लगाऊंगा। देखिए, सहाफियों में हमारे बड़े पाए के सहाफी हैं, कुछ सहाफी ऐसे भी हैं जो खान साहब को पसंद नहीं करते। अब ये उनकी राय है, ये उनकी पसंद नापसंद है, हमें हम चाहे ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कई दफा उनको एंगेज किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, माहौल बनाने के लिए आपके सामने है। जहां जहां रिजीम चेंज हुए हैं तो उसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है एक साजगार माहौल पैदा करने के लिए। शाह साहब, तो इस केस में क्योंकि जगह इतनी जब कंफर्मेशन के साथ एक बात इमरान खान साहब कहते हैं और एक कदम उससे पीछे नहीं हटते, बेशक 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो जाएं, उसमें वो सफ़ीर भी आ गए जिन्होंने ये मुबैना तौर पे ये जो साइफर था, ये जो लिखा, जिसमें मुबैना तौर पे आप लोगों के हवाले से आपके ख्याल में मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ शाह साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अगर ये जो लोग यहाँ पे सियासी भी मिलते रहे, आप कहते हैं कि उस मीडिया के लोगों का भी कुछ किरदार तो हो सकता है रिजीम करने में, चेंज, उनके नाम आपके पास होंगे, फिर आपने 7 मार्च से 27 तारीख महीने के आखिर तक इंतजार OIC के अलावा और क्या वजह है? सवाल अब से सुन लीजिए, वह मैं सवाल पहले दे चुका, अपने सवाल को दोहरा रही है, यू नो द आंसर, मैं आपको दे चुका। अब देखिए किस तरह मीडिया इस्तेमाल होता है। एक खत मेरे नाम से शाया किया जाता है, मनगढ़ंत फेक खत, और उसको मैं उसका फेक है, मैं उनकी खिदमत में जो सहाफी उसको पेश करते हैं उनकी खिदमत में भेजता हूं और उनको 21 अक्टूबर 2021 का जो फॉरेन ऑफिस का प्रेस रिलीज है उसकी कॉपी भी भेजता हूं। लेकिन उसी स्ट्रिंग के तकरीबन 8-10 जो सहाफी हैं वो यके बाद दीगर उसको ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। जब उनके सामने वजाहत होती है, कई जो बड़े उम्दा सहाफी हैं हमारे, और वो उसको फिर विड्रॉ भी करते हैं, उसको डिलीट भी करते हैं। नाउ मेरा कहने का मतलब है, जब वजाहत हो गई, क्लैरिटी थी कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी किया गया। क्यों किया गया? सर, डिमाश क्यों नहीं किया गया? ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। सर, 8 को केवल रिसीव हुआ, सफीर ने उसमें रिकमेंड किया, डिमाश क्यों नहीं हुआ? 8 मार्च से 27 मार्च तक और महीने के आखिर तक क्यों इंतजार नहीं हुआ? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसकी एक अपनी हिकमत अमली थी, उसके तहत दिमाश हुआ। दिमाश के लिए मशावरत की गई, होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और उस पर हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से मशावरत करनी थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उनसे मशावरत की गई और जब इत्तफाक हुआ सब स्टेक होल्डर्स का कि डिमाश होना है, तो उस इत्तफाक पर फिर डिमाश किया गया। इस्लामाबाद में भी किया गया और वाशिंगटन, लेकिन कहीं ना कहीं शाह साहब उस वक्त तक का इंतजार किया गया कि अगर हुकूमत नहीं जाती और इत्तेहादी पूरी नहीं होती उनके पास, तो हम रोक ले इस मामले को, मुल्कों के ताल्लुकात भी ठीक रहे। ऐसा कुछ सोच भी पाई जा रही थी उस वक्त? नहीं, सुनिए, एक बात तो ये है
कि मेरी अब चेन ऑफ थॉट आपने तोड़ दी। मैं जो कुछ कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि दिमाग की मैं बात कर रहा था। मैं ऐसा कर रहा था कि उसके पीछे एक टाइमिंग थी कि कब करना चाहिए और उसके लिए कंसेंसस। देखिए ना, टाइमिंग के पीछे मसलहत क्या थी? नहीं, आप मुझे बात याद आ गई, दोबारा आइए, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। अब उसमें ये था, मिसाल के तौर पे अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात को तय कर दिया कि ये खत जो मरासला था, ये जो कम्युनिकेशन थी, साइफर था, वो जेन्युइन था, ऑथेंटिक था। लेकिन कल मैं मरियम नवाज का एक तकरीर सुन रहा था टेलीविजन पर, उन्होंने कहा ये मन घड़त, ये झूठा, ये फेक साइफर। तो इसका मतलब है कि जिस मीटिंग की शहबाज शरीफ ने सदारत की और उसने उसको इंडोर्स किया, उनकी अपनी भतीजी उसको फेक कह रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के सफों के अंदर कंफ्यूजन है, वो आज भी उसको फेक कह रहे हैं और उनकी अपनी 38वीं इजलास ने उसको दुरुस्त करार दे दिया है। तो ये सियासत है और वो सियासत हम समझ रहे हैं वो की जा रही है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा इमरान खान साहब करते हैं। अब सवाल यही है कि इस वक्त ना उनको इदारों अदलिया के ऊपर कोई एतबार है, ना उनकी जमात के लोग ये बात फवाद साहब तक कह रहे हैं कि इदारों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि इदारों ने ए पॉलिटिकल होने का फैसला किया, सियासत में ना मुदाखलत करने का। इस बात पे एतराज है। बारहा आप एक शख्सियत का जिक्र कर रही हैं, मैं आपको पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। जब पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको खिदमत में पेश कर रहा हूं, तो फिर वो इनफरादी सोच जो है वो फिर बेजा हो जाती है। अच्छा शाह साहब, क्योंकि इनफरादी सोच जो है उनकी, वो पार्टी की सोच भी बयान करते हैं, आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। चंद दिन पहले तक वजीर इत्तलात भी थे, तो हम उनका जो बयान होता है उसको आपकी जमात की पॉलिसी भी समझते हैं। अब उन्होंने ही का जिक्र करना पड़ेगा मुझे दोबारा भी। सर एक और सवाल के आप कर लें बात पहले। देखिए बात सुनिए, बिल्कुल हमारे पार्टी के हैं और मोहतरम हैं और पार्टी का बयानिया पेश करते हैं और बड़े मौसर तरीके से पेश करते हैं। इस लाइन पे उन्होंने एक मौकिफ लिया, मैंने आपको खिदमत में पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया, वजाहत कर दी, तो बात खत्म होगी। अब एक और बात भी उन्होंने की, मुझे उन्हीं को कोट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ मुंतखब हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात कर सकती है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है इस तैनाती में, उसको वक्त से पहले ही मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है? हम हरगिज़ नहीं बनाएंगे। आइन में एक उसका क्लियर तरीकाकार है कि कब होता है, कौन करता है, कहाँ से रिकमेंडेशन आती है, कौन पैनल मुरतब करता है और कैसे होना चाहिए। जो एक ज़ाब्ता है, जो एक तरीकाकार है, जो माजी के प्रेसिडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ मुनासिब वक्त पर ऐसा ही होना चाहिए। हम हरगिज़ अपने किसी इदारे को बेवजह मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहेंगे, हम किसी शख्सियत को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान के मफादात अजीज हैं। तो शाह साहब, फिर अगर जो इस वक्त हुकूमत है मौजूद और अगर वो मामला उस अपॉइंटमेंट के वक्त तक जाती है, ये हुकूमत और इंतखाब नहीं होते उससे पहले, तो इनकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो फिर काबिल कबूल होगी सबके लिए? गुजारिश ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अख्तियार देता है तो फिर वो हक पर जानिब होंगे। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वो जिस पोजीशन में इस वक्त हैं वो कर सकते हैं। शेख साहब, जो इस वक्त शेख साहब ये कह रहे हैं, शाह साहब, शेख रशीद साहब, कि 29 मई को उनकी इंसाइट है, उनके पास खबर है कि तब तक इंतखाब हो जाएगा अगले महीने के आखिर तक। क्या इस किस्म का मौक़िफ़ आपकी जमात भी रखती है? और फिर अगर ऐसा है, कोई श्योरिटी इस किस्म की मौजूद है कि हो जाएंगे जल्द इंतखाबात? मैं ये कहता हूँ कि जो शेख साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह की ज़बान मुबारक करे। हमारी तो ख्वाहिश ही यही है कि इंतखाबात हो जाए और जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि यही अपोजिशन जो है वो पिछले 3.5 साल यही मुतालबा करती रही है कि इंतखाबात करवाएं, ये सिलेक्टेड हैं, इनका मैंडेट जाली है। तो हमने कहा चलिए आइए, अब तो आप हुकूमत में हैं, तो असली मैंडेट की तरफ चले जाते हैं, तो अब उसका नतीजा क्या होगा, इंतखाबात के जरिए पता चलेगा ना, जाली था या असली था। तो शेख साहब की जो ख्वाहिश है, और मैं उस ख्वाहिश पे दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश परवान चढ़ा दे। आखिर में शाह साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जो चीन के 3 असातिज़ा कल परसों वाक़या पेश आया आप कराची यूनिवर्सिटी में, उसमें 3 असातिज़ा थे जो जहाँ बहक हुए हैं, एक बस ड्राइवर भी। इस पे आप क्या समझते हैं? ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से उस पर कोई इम्पैक्ट होगा इसका? इस वाक़े पे आपका क्या रद्द अमल है? जी, मुझे ये खबर सुनी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। हमारे 3 जो हमारे एक दोस्त मुल्क के 3 शहरी मुतासिर हुए और हमारे अपने शहरी भी एक इसमें जाँ बहक हुआ, कुछ जख्मी हुए। तो मैंने उसकी मजम्मत भी की, मैंने फौरन ट्वीट भी किया और उनसे इज़हार यकजहती भी किया।
चीन हमारा दोस्त है और कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो रखना अंदाजी पैदा करना चाहती हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि सीपैक को मुतासिर करना चाहती हैं, उस कंट्री की पॉलिसी के तर्जुमान हैं, तो वो ऐसा मौका नहीं जाने देते। वो हमारे खित्ते में भी हो सकते हैं और खित्ते से बाहर भी हो सकते हैं, जो आए दिन इस किस्म की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी राय में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, मुस्तहकम है, और ऐसे जो इस किस्म की हरकतें हैं इंशाअल्लाह उससे मुतासिर नहीं होगी। यकीनन उनको तशवीश होगी। और मुझे याद है जब तासू का वाकया हुआ तो उस पर भी बड़ा इज़्तिराब था और हमने कोशिश की और लोगों को बेनकाब करने की और कॉम्पनसेशन के लिए भी हमने कोशिश की। लेकिन ऐसे वाकयात जो है वो जिसे कहते हैं ना हौसला शिकने के लिए किए जाते हैं जी, और हमारे ताल्लुकात को मुतासर करने के लिए यकीनन एलिमेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मुतासर हों, पर होंगे नहीं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू साबिक वज़ीर ख़ारजा की। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आज की खबरें हैं, जिनमें एक ये भी है कि हुकूमत आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने जा रही है सदर मुमलिकत के खिलाफ। गवर्नर पंजाब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने जा रही है। और फिर कुछ नैब ने भी आज एक इंक्वायरी स्टार्ट की है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ फ़हद हुसैन साहब मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनके ऊपर। आपने ब्रेक से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं फ़हद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फ़हद साहब बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उनसे दो मेन चीज़ों पर जो मैं बात करना चाह रही थी और आपसे भी डिस्कस करना चाह रही थी। जो फवाद चौधरी ने कुछ दिन पहले बातें की, एक उन्होंने कहा कि अगर हमारे फ़ौज से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम गवर्नमेंट में होते, जिसने पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर दिया कि बैरूनी साजिश हुई थी या ताल्लुकात की ख़राबी थी, वजह असल में क्या थी। एक तो इसको भी वो कहते हैं कि ये फवाद चौधरी का ज़ाती नौयत का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। दूसरा, कल परसों उन्होंने बड़ा कंसर्न के साथ एक मामला रेज़ किया फवाद साहब ने। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए, तो इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उनको नहीं। तो सब ने सवाल उठाया कि इतना पहले आपको कैसे इस बात का ख्याल आ गया, आप अभी से क्यों अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बना रहे। इस पर भी शाह साहब कहते हैं ये भी उनका ज़ाती बयान है। तो फिर हम किसकी बात पर यकीन करें? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा है और उसमें यही वो दो नुक्ते थे जहाँ से बिल्कुल ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त बहुत अहम इशूज़ पे जो है वो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। और न सिर्फ ये कि वो मौजूद हैं बल्कि ये भी वाज़ेह नहीं हो रहा कि कौन क्या चाहता है और क्या बाकी में कोई सिंगुलर पार्टी पॉलिसी है कि नहीं है। अब देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर बात है वाइस चेयरमैन है मेरे ख्याल अपनी जमात के, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई जूनियर वो तो नहीं है कॉलीग। मैं भी कंफ्यूज हूं। और आपने जब उनसे वो फॉलो अप भी किया कि भाई वो वजीर इत्तलात रह चुके हैं, मेरे ख्याल में शायद अभी भी वो शायद वो अपनी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन तर्जुमान तो हैं, पार्टी के तर्जुमान तो हैं वो। तो जो कुछ वो कहते हैं वो पार्टी की बेसिस पर ही कहते हैं, उसी की तर्जुमानी करते हैं। मेरे ख्याल में देखिए, शाह साहब के पास और क्या ऑप्शन था, आपने सवाल ही इतना डायरेक्ट उनसे पूछ लिया, उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं था। लेकिन यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि वो ये कह रहे हैं कि जो उनके पार्टी तर्जुमान कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है और जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। अच्छा, फिर आपने जब दूसरा सवाल किया कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, अब यही दो बड़े इशूज हैं, उस पर भी जो है वो उन्होंने यही कहा कि जी अगर तो जो ये हुकूमत है और आइन के मुताबिक हो तो हम मानेंगे। जाहिर बात है ये हुकूमत ये जो मर्जी कहें कि इम्पोर्टेड है या जो भी है, ये जो आजकल के गवर्नमेंट है वो भी तो इनको सेलेक्टेड कहती थी, लेकिन आइनी तौर पर तो वो गवर्नमेंट थी, उसी तरीके से आइनी तौर पर ये भी गवर्नमेंट है। और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कहा कि अगर ये गवर्नमेंट नवंबर तक है तो अगर वो अपॉइंटमेंट करेगी आर्मी चीफ का तो ठीक होगा। लेकिन वहां भी उन्होंने अपने ही साबका वजीर इत्तलात की जो है वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि इन दो मेजर इश्यूज पे उस पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ राय हैं। इस हवाले से भी अहम है कि आखिरी दिन में भी फवाद चौधरी साहब वजीर कानून भी थे, जो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ उसकी मुशावरत के अंदर भी कहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ से भी शामिल था, उनकी बातें भी शामिल थी। शाह महमूद कुरैशी साहब, इस तमाम बैरूनी साजिश वाली जो मामला है उसमें उनकी बहुत अहमियत शामिल है। तो फिर इन दोनों को मिला के इनकी बातें जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है इस मामले के ऊपर,
تو پھر عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ جب آپ کا جو بیانیہ ہے، دیکھیں یہ شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی بیانیہ ہمارا بڑا، اس میں لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، سارے پاکستان نے مان لیا، ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ سیاستدان ہے، سیاسی بات کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن یہ ان کو بھی معلوم ہے، اور میں یہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، یہ ان کو بھی معلوم ہے، کیونکہ دیکھیے وہ وزیر خارجہ تھے اور ایک بار نہیں وہ 2 بار رہ چکے ہیں، اور وہ جو آپ کی سفارتکاری ہے، جو آپ کا وزارت خارجہ ہے، اس کے تمام امور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کو بھی معذرت کے ساتھ، وہ بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے اس سارے مراسلے کی۔ میں یہاں تک کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب آپ کے بیانیے میں ہر نقطہ دوسرے نقطے سے نہ مل رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص کچھ کہہ دیتا ہے اور کوئی اور شخص جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیتا ہے، جو ہم نے ابھی دیکھا فواد چودھری صاحب کے بیانات میں اور وزیر جو خارجہ تھے صاحب کا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے بیانیے میں پرابلمز ہیں۔ آپ سیاسی طور پر اس کو جس طرح مرضی بیچ لیں، اور وہ ایفیکٹولی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ فیکٹس کو الائن کریں تو اس میں بہت سارے ہولز آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور وہ جب آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو بیچ میں جو گیپ ہے ذرا سمجھائیں نا، کہ 7 تاریخ کو مراسلہ آتا ہے اور آپ پتہ نہیں 28 یا 29 تاریخ تک کب تک آپ وہ ڈی مارچ نہیں کرتے۔ اب وہ بات ہے ان کے کرنے والی، اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈی مارچ کرنے کے لیے اگر آپ کرتے اگلے دن تو کیا اسے OIC کا سمٹ کینسل ہو جاتا؟ یعنی شاہ صاحب سیاسی بات کرنا ان کا حق ہے، لیکن میرے خیال میں ہی نوز بیٹر۔ اچھا، میرے ذہن میں پھر ایک اور سوال جو شاہ صاحب کے لیے مس ہو گیا، لیکن چلے میں اس پہ ہم یہاں پہ کہہ دیں، کیونکہ اگر انہوں نے انڈر سیکرٹری وہ کہتے ہیں جب OIC کی آئیں تو میں نے ان کے ساتھ جو کہ بڑی خوشی سے ان سے ملاقات کرتے ہوئے شاہ صاحب کی تصویریں بھی گردش کر رہی تھیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے آگے ہم نے معاملہ رکھ دیا تھا، تو پھر خوف کیا تھا؟ OIC میں اور کون خفا ہو سکتا تھا اگر امریکہ نہیں ہوا؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے معاملہ رکھ دیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان سے یہ کہا، جو امریکن آفیشل آئی ہوئی تھی، ابھی آپ کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ وہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے جو بات کی ہے وہ بڑی غیر موضوع ہے، غیر موضوع یا اس طرح کا انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنا پروٹیسٹ کیا۔ جب اگر تو کوئی وہ انٹرفیئرنس ہو جو ایک عام لفظ میں استعمال کیا جائے کہ جی آپ نے زبان سخت سے استعمال کی تو وہ الگ ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کو گرا رہے تھے۔ کیا آپ نے وہ جو امریکن آفیشل آئی تھی ان کو آپ نے کہا کہ جی آپ تو یہاں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں ہماری اس میں کانفرنس میں، تو آپ کی گورنمنٹ تو ہماری گورنمنٹ کو گرانا چاہ رہی ہے؟ یعنی دیکھیں شاہ صاحب جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈپلومیٹک لیول پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے ہولز ہوتے ہیں جس کو ہم بڑی آسانی سے ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ذرا انتخابات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ شیخ صاحب کو میں کل سن رہی تھی اور وہ جو جس طرح ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے، اس پہ ان کی پیش گوئیاں لیٹلی کوئی بہت بہتر نہیں ثابت ہوئی۔ ہمیں یاد ہے انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں یہ بات کہتا ہوں کہ عدم اعتماد لے کر بھی نہیں آئے گی یہ اپوزیشن، لیکن وہ آئی بھی اور بعد میں کامیاب بھی ہوئی۔ تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے آخر میں یہ خبر کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میری دوستوں سے بات ہو گئی ہے، ان کے ورڈز کوٹنگ ہم، اور اگلے مہینے کے آخر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی شورٹی، کوئی ہلکی پھلکی؟ دیکھیے جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کب سے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میم میں سے شین اور شین میں سے رے اور رے میں سے تو یہ نکلنے والا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو سیاسی بیانات اپنی جگہ، لیکن دیکھیے میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے میں تھوڑا سا اگر میں واپس آپ کو میں ریفر کروں جو بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے، اس میں شاہ صاحب یہ بیان کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس نے بھی ہمارے جو بیانیہ اس کی تائید کر دی۔ اب یہ بات معذرت کے ساتھ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا، اینڈ شاہ صاحب نوز بیٹر۔ میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی اور وزیر یہ کہہ رہا ہوتا تو میں کہہ لیتا کہ ٹھیک ہے جی انجانے میں انہوں نے بات کر دی ہے۔ شاہ صاحب جو ہیں he remains one of the most accomplished ministers in the former government. He knows better. یہ دیکھیے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا اپنی سیکنڈ میٹنگ میں، جس کو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے بیانیے کی تائید کی ہے کہ جی سازش ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں the NSC was informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. اور پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ
the meeting concluded there has been no foreign conspiracy. मुझे बताएं इस ज़्यादा क्लियर कोई चीज़ हो सकती है? और फिर इसके बाद अब क्यों एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी और ये कहते हुए कि ये तो हो गया और ये तो हम इतने अरसे से इस मामले के ऊपर बात कर ही रहे हैं, एक दूसरी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हो गई, उससे पहले ISPR ने भी कह दिया, पहली वाली भी मीटिंग हो गई थी, इसमें साजिश तो नहीं कहा गया था लेकिन कहा अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन अब से 2-3 दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने एक बार फिर आके दरख्वास्त की कि हम कह चुके इस नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कि कोई साजिश नहीं है, तो ये सवाल अब हमसे पूछना बंद कर दिया जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कुछ लोगों पे करप्शन के इल्जामात हैं, कुछ आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। मैं फवाद साहब से इस पे बात करूंगी कि क्या अब हम कोई इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं देखेंगे इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है उनकी तरफ से। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें फ़ाद हुसैन साहब से। फ़ाद साहब, एक तो पंजाब असम्बली में जो मामलात हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट का अहकामात थे, डेडलाइन थी हलफ उठाने के लिए, वो अभी तक तो हमें कोई ख़बर ऐसी नहीं मिली, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है वो 16 तारीख तक इजलास स्पीकर साहब की तरफ से मुलतवी कर दिया गया पंजाब असम्बली का। एक आइनी बहरान वहाँ पर है, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं आप समझते हैं, और दूसरी तरफ इसको भी मैं शामिल कर दूँ कि इस हुकूमत ने भी फैसला कर लिया कि ये आर्टिकल 6 के लिए रेफरेंस लेके जाएंगे, सदर के खिलाफ इमरान खान, गवर्नर पंजाब और कासिम सूरी के खिलाफ। तो अब ये फिर आईनी तौर पे आप समझते हैं कि सेंटर में और पंजाब में ये मामला भी चलता रहेगा? मेरा नहीं ख्याल अफसा कि ये लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए पंजाब में जो कुछ हुआ हुआ है वो तो एक तरीके से पैरालिसिस हुआ हुआ है। 3 हफ्ते हो गए वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं है और इस तरीके से मामलात नहीं चल सकते। जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि आपने कि जो गवर्नर है उन्होंने उनसे हलफ उठवाना है चीफ मिनिस्टर से। अब वो डिले कर रहे हैं और उसमें क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ गैप टाइम पीरियड होता है, गवर्नर के पास भी होता है, तो वो उस टाइम पीरियड को पूरा करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ये ना हो। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो तो जाना है। लेकिन इस दौरानिए में जो हमारा जो एक आईनी ढांचा है उसको नुकसान कितना पहुंच रहा है, असल प्रॉब्लम वो है। क्योंकि इससे हो ये रहा है कि आपके गवर्नर का ऑफिस भी एक इंस्टीट्यूशन है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस वो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके दरमियान जिस तरह की फ्रिक्शन लाई जा रही है एक आईनी जो एक स्पेस को इस्तेमाल करते हुए, उससे मेरे ख्याल में हमारे निज़ाम के लिए कोई बेहतरी नहीं हो सकती। अच्छा, एक इल्ज़ामात की और ये करप्शन वगैरह की जो बातें हैं, फिर जब भी कोई दूसरी हुकूमत आती है तो उससे पहले वाली हुकूमत के बारे में बहुत सारी चीज़ें खुल के फिर सामने रखना शुरू कर देते हैं वो लोग। फ़रा खान नामी एक खातून है जो कि हमारी फॉर्मर जो खातून अव्वल थी, उनकी बहुत अच्छी सहेली भी थी और वो बहुत वक्त वो लोग साथ रहते थे। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर मैं ऑब्वियसली हम पूरा प्रोग्राम तो नहीं करेंगे क्योंकि नैब की इंक्वायरीज़ के ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर पहले भी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं और बाद में कुछ निकलता नहीं तो उस शख्स की भी ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन इन दिस केस ये बड़ी बात है कि 1.5 साल में अरबों रुपए की जायदाद बना लेना, फिर उसके अलावा जो एक इंस्टीट्यूट का क़याम हुआ था जिसकी बुशरा बीबी ने बुनियाद रखी थी और जो उसके लिए डोनेशन मिली थी उसको भी उन्होंने ही साइन किया था, उस हवाले से भी बड़ी वेज़ाब उनको ट्रस्ट में खातून को शामिल कर लिया गया, जुल्फी बुखारी को और जो दूसरे शामिल थे उनको हटाकर। तो आप समझते हैं इस केस में सब्सटेंस है, PTI को उसको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि फवाद चौधरी साहब से कल भी दोबारा सवाल उन्होंने कहा कौन फरा खान, मैं नहीं जानता, इसको इनको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, एक तो इसका कानूनी पहलू है, जो नैब ने केस का जो है वो प्रोसीडिंग शुरू कर दी है या केस रजिस्टर कर दिया है या खोल दिया है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो मामलात सामने आएंगे उसमें नज़र तो आ रहा है, तो रिपोर्ट भी हो रहा है हर तरफ से, अखबारात में भी आ रहा है, इल्ज़ामात की एक बौछार है, बारिश हो रही है हर तरफ से। जो है जो अभी आपने कोर्ट किए जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं वो हर शख्स ये सोच के परेशान होता है और हैरान भी होता है कि इतने कम अरसे में आप इतना ज़्यादा अपने असासे जो हैं वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये सवाल तो सारे उठ रहे हैं। अब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि देखिए, नैब बदकिस्मती से पिछले दौर में जितना ज़्यादा वो केसेस जो है वो सियासी बुनियादों पे जो बनते रहे, उससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा है। तो इस वक्त अगर आप सिर्फ ये कि जी क्योंकि नैब ने केस कर दिया है तो ये बड़ी गलत बात हो गई, वो जाहिर बात है हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है सियासी बयानिए का, क्योंकि जब तक ये एलिगेशंस आती रहेंगी और ये मामलात सामने आते रहेंगे तो जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना बयानिया बनाया हुआ है कि हम बिल्कुल जो है वो दूध से धुले हुए हैं, वो उसको नुकसान हो रहा है। और आप देखिए कि इस एक वजह से, और ये फरा साहिबा जिनका आपने जिक्र किया और अब सारा पाकिस्तान उनका जिक्र कर रहा है, उसकी वजह से PTI के बयानिए को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जब फवाद चौधरी साहब जैसे लोग ये कहते हैं जी मैं तो किसी को जानता भी नहीं, इसका क्या मतलब है कि वो उन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाह रहे, हालांकि जाहिर बात है ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो उनको ना जानते हो। तो
پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلم آلریڈی کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اور جس طریقے سے ڈرامیٹک طریقے سے وہ آخر میں گئی بھی اور کہا جاتا تھا بزدار صاحب کی حکومت وہ چلا رہی ہیں، اور آخر میں پنجاب پولیس کے پروٹوکول میں عدم اعتماد سے ایک دن پہلے وہ ملک سے چلی جاتی ہے. بہت شکریہ فہد صاحب آپ کا پروکت کے لیے. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.